अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग विद कवाना। एंड सॉरी दोस्तों यार, वो थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया दूसरी वीडियो के आने में। तुम लोग सोच रहे होगे गोलीबाज आदमी है, नहीं गोली वो नहीं दे रहा। इंशाल्लाह जब आप लोगों से वादा किया तो पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होती रहेगी क्योंकि यार वो यूनिवर्सिटी के काम आ गया, उसमें भी ज़रा सा फिर वो देखना पड़ा। तो चलो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह की ये सॉलिड मैकेनिक्स की स्कीम मैंने पूरी बता दी थी कि किस तरह ये सिलसिला चलेगा। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, वो बुक के हवाले से मुझे बताना था, जितने भी बच्चे कराची में रहते हैं ना, वो उर्दू बाज़ार से मंगा लें बुक, या उर्दू बाज़ार से ख़ुद चले आएँ ले जाएँ। तो वहाँ पे हर किस्म की इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9 मैट्रिक, हर किस्म की किताब मिलती है, मौजूद है। एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, यानी इसको सॉलिड मैकेनिक्स भी कहते हैं, 8th एडिशन RC हिबलर। कोई सा भी एडिशन ले लो, खैर मैंने 8 एडिशन लिया हुआ था, यूनिवर्सिटी वालों ने कहा हुआ था। ठीक है, तो यार अच्छा, हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, स्ट्रेस। कुछ बातें जो मैंने आपको बता दी थी वो रिपीट नहीं करूँगा। सॉलिड, ये आपको पता है, ये डेफिनेशन आपको दिख भी रही है, मैं बता भी दी थी। मैकेनिक्स, ये भी मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने बता दी थी कि मैकेनिक्स की फर्दर ब्रांचेस क्या हैं और कहाँ से ये सॉलिड मैकेनिक्स आई। डिफॉर्मल बॉडी मैकेनिक्स से फिर सॉलिड और सॉलिड मैकेनिक्स 1। ठीक है, अच्छा, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मल बॉडी मैंने बता भी दी थी थोड़ी सी ऊपर से, अब थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं हम सॉलिड मैकेनिक्स पे। सही है, अच्छा, इसकी घबराना नहीं, इसकी 2-3 डेफिनेशनें मैंने बनाई हुई, जौन सी अच्छी लगे उससे कॉन्सेप्ट बना लेना, लेकिन पढ़ साड़ी लो, क्योंकि ना थोड़ा सा ब्रीफली मैंने लिखा हुआ था, तो तुम लोगों के फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सॉलिड मैकेनिक्स 1। हाँ, सॉलिड मैकेनिक्स ये इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच फोर्सेस एंड इट्स अफेक्ट्स ऑन डिफॉर्मेबल सॉलिड्स इज स्टडीड अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस। समझे, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, ये हमें मालूम है। इन विच फोर्सेस एंड इट्स अफेक्ट्स ऑन डिफॉर्मेबल सॉलिड्स, फोर्सेस और उसके अफेक्ट्स डिफॉर्मेबल सॉलिड्स पे स्टडीड होते हैं अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस। ठीक है, अच्छा जी, फोर्सेज एंड इट अफेक्ट्स तो मुझे समझ में आता है, मुझे नहीं समझ में आता कि डिफॉर्मेबल सॉलिड्स क्या होते हैं या डिफॉर्मेबल बॉडीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के लिए मैं तुम्हें ये बता दूं कि डिफॉर्मेशन हमें समझना फिर ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ना डिफॉर्मेबल बॉडी तो वही होगी ना जो डिफॉर्मेशन जिसमें प्रोड्यूस होगी, तो हमें समझना ज़रूरी है डिफॉर्मेशन क्या है। डिफॉर्मेशन ये होती है भाई कि इट मीन्स चेंज ऑफ शेप और साइज दैट इज़ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट्स और रोटेशन। ठीक है, अब चेंज ऑफ शेप और साइज़ कैसे होता है बॉडी का, तो इसके लिए मैंने एक एनिमेशन करी हुई है मेरे लैपटॉप में, वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, PDF की शक्ल में, ये देखो। अच्छा, इसमें जो ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, डिस्टॉर्शन के एरो बने हुए हैं, इसमें कुछ ध्यान नहीं देना, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझना। ठीक है, अब फर्ज कर लो ये है आपकी बॉडी। ठीक है, ये आया है रिजिड है या आया ये डिफॉर्मेबल है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, कैसे पता चलेगा, जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँगा, लोड अप्लाई करूँगा। ठीक है, फोर्स और लोड एक ही होता है, हम ज़्यादातर फोर्स को लोड बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स में ना, इनकी टर्म्स में हम फोर्स को लोड कहते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। ठीक है, अब इसमें जो ये 9 बॉल्स बनी हुई हैं इसके फ्रंट फेस पे, वो क्या हैं, ये हैं इसके पार्टिकल्स या एटम्स कह लो, इस क्यूबिक बॉडी के। ठीक है, अब मैं इस पे क्यूब पे फोर्स अप्लाई करता हूँ। ठीक है, लेट सपोज हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करता हूँ। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ना इस पे फोर्स अप्लाई होगी, फिर या तो वो फोर्स इसको शेप को चेंज कर देगी, अगर उसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड इससे
मतलब ये बेयर नहीं कर पाई बॉडी, मतलब जितना ये बेयर कर सकती थी उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड हुआ, तो फिर क्या करेगी इसको, फिर ये होगा, ये जो पार्टिकल्स है ना इनके दरमियान तुम लोग डिस्टेंस देख रहे हो, ये जो खाली जगह है ना, ये वाइट सी, फिर क्या होगा, इनकी ना ये जो स्पेसेस हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस, यानी एटम के दरमियान डिस्टेंस जो होते हैं वो बढ़ जाएंगे, डिस्टेंसेस बिटवीन द एटम्स या पार्टिकल वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये इसमें डिफॉर्मेशन पैदा हुई तो अब ये देख लो, ये नई शक्ल है इसकी, फ्रंट फेस की। ठीक है, इसमें ये क्या हुआ, इसमें मेरे भाई ये हुआ कि ना मैंने फोर्स अप्लाई करी, और क्या हुआ, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा था कि ये बेयर नहीं कर पाया। फिर इसके पार्टिकल्स में के जो डिस्टेंसेस है ना दरमियान में पार्टिकल के, वो चेंज होने शुरू हो गए। ठीक है, वो बढ़ने शुरू हो गए या कम होने शुरू हो गए, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, चेंज ऑफ शेप होगा या साइज़ होगा बॉडी का, ये क्यूबिक बॉडी का चेंज ऑफ शेप, और जब साइज़ होगा क्यूबिक बॉडी का तो ये कहलाएगी डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी इसमें डिफॉर्मेशन पैदा हुई तो ये डिफॉर्मेबल बॉडी हुई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है डिफॉर्मेशन का। ठीक है, अब आ जाओ इधर, ये मैंने तुम्हें बता दी डिफॉर्मेशन क्या होती है। अब डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स पढ़ लो। इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉन रिजिड सॉलिड स्ट्रक्चर्स दैट डिफॉर्म्स अंडर द एक्शन ऑफ लोड। समझ में आ गई, डिफॉर्मेबल बॉडी से घबराना नहीं है, सॉलिड मैकेनिक्स की मतलब डेफिनेशन है। सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ते क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के बारे में तो पढ़ते हैं, वो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑन डिफॉर्मेबल सॉलिड्स, ये इसका दूसरा नाम है, यानी ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। ठीक है अच्छा जी, डिफॉर्मेशन मैंने तुम लोगों को समझा दी। रिजिड बॉडी क्या होती है ये मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था, चलो फिर से समझ लेते हैं। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड उनके डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पार्टिकल में कोई चेंज नहीं आता। देयर इज़ नो डिस्टॉर्शन, यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑन द कंबाइंड ट्रांसलेटिव फोर्स और मोमेंट थी। क्या लिखा हुआ है मैं तुम्हें समझाता हूँ, क्या कि ना डिस्टॉर्शन होती नहीं है, यानी ये जो ये है ना मेरे भाई, एक दफ़ा फिर से देख लो, जब फोर्स अप्लाई करेंगे ना ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, इसके जो पार्टिकल्स में ना या एटम्स में चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, जब आएगा ही नहीं तो ये रिजिड बॉडी कहलाएगी। सही है, ये रिजिड बॉडी है, ये डिफॉर्मेबल बॉडी है। अब तुम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, डिफॉर्मेबल बॉडी में क्या लिखा हुआ है, पोजेस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पार्टिकल। ठीक है, समझ में आ गई। अब आ जाओ अगली बात। अगली बात ये है कि इज़ देयर एनी रिजिड बॉडी एग्जिस्ट, मतलब रियल लाइफ में कोई रिजिड बॉडी है, तो सवाल होगा, जवाब होगा, सवाल तो ये रहा, जवाब होगा नो। ठीक है, क्यों, अब आके देखते हैं। इट इज़ अ फैक्ट दैट ऑल सॉलिड्स आर डिफॉर्मेबल एट पर्टिकुलर लोड, एक ख़ास पर्टिकुलर लोड पे सारी बॉडीज़, चाहे जितना भी बड़ा स्ट्रक्चर ले लो, कुछ भी ले लो, हवाई जहाज़ ले लो, ट्रेन ले लो, जो भी ले लो, डिफॉर्म होगी वो किसी ना किसी लोड पे या फोर्स पे। तो यानी रियल लाइफ में कोई भी रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो हैंस इट इज़ एन अजम्पशन। ठीक है, ये अजम्पशन है, सिर्फ हम सिर्फ अज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। क्यों, क्योंकि ना हम क्या करते हैं, कोई सा भी छोटी चीज़ ले लो, कोई ग्लास ले लो। अब क्या, कोई ग्लास ले लो, उसका ना, चलो मैं बिलफर्ज एग्जांपल देता हूँ, ग्लास लिया मैंने, उसको ना 10 न्यूटन पे, उसका मतलब फेलियर स्ट्रेस आ जाएगा। ये मैं सब तुम्हें समझाऊंगा, फिक्र नहीं करो। ठीक है, तो फेलियर स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये मोबाइल ले लो, इसकी स्क्रीन ले लो। ठीक है, इसका ये बेयर कर सकता है 10 न्यूटन लोड। अगर 11 न्यूटन आया ना तो इसकी स्क्रीन टूट जाएगी। ठीक है, डैमेज हो जाएगी। सही है, तो हम ना इसको अगर रिजिड बॉडी हम कंसीडर करें इसको, तो हम कभी भी 10 न्यूटन से ऊपर इस पर लगाएंगे ही नहीं फोर्स। अगर लगाएंगे तो ये डिफॉर्म हो जाएगी, तो हम इसको भी रिजिड बॉडी कंसीडर कर सकते हैं।
तो बस सिर्फ हम अज्यूम कर सकते हैं रिजिड बॉडी, मतलब रियल लाइफ में कोई भी नहीं है। सही है, अब इसका भी तुम्हें कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, अब चलो अगली बात पे चलते हैं। ये देखो, ये मैंने डेफिनेशन नंबर 3 हो गई बेसिकली। ये मैंने बुक से ली थी। स्टडी सॉलिड मैकेनिक्स की है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल लोड्स अप्लाइड टू अ बॉडी and the stress and strain caused by internal loads within the body। ये एक तीसरी डेफिनेशन आ गई। क्या कह रहा है ये स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल लोड्स अप्लाइड टू अ बॉडी, एक्सटर्नल लोड्स अप्लाइड टू अ बॉडी। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल लोड अप्लाइड टू अ बॉडी एंड द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉज्ड बाय इंटरनल लोड्स विद इन द बॉडी। ये भी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, ये तुम्हें सारी टर्म मैं समझाऊंगा, स्ट्रेस स्ट्रेन इसकी फर्दर चीज़ें तब समझाऊंगा। वाई वी स्टडी रिजिड बॉडीज़। अच्छा, अब हम ये जब अजम्पशन है, इतनी बेकार चीज़ है, तो हम पढ़ते क्यों हैं इसके बारे में? इसलिए पढ़ते हैं, अब आगे देखो। डिफॉर्मेशन इन द बॉडी ओनली अकर्स एट पर्टिकुलर लोड। समझ गए? वही बात आ गई जो मैंने मोबाइल की मिसाल दी थी। एट पर्टिकुलर लोड पे हुआ था ना मतलब मोबाइल ब्रेक हुआ था या डिफॉर्म हुआ था, जो भी हुआ था। ठीक है, हर लोड पे तो वो ब्रेक नहीं हो रहा था। तो बिलो दैट लोड द बॉडी पोजेसेस नो और निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन एंड कैन बी कंसिडर्ड एज रिजिड बॉडी। समझ गए? वही बात है। अब आगे बढ़ जाओ। टाइप्स ऑफ लोड्स। टाइप्स ऑफ लोड्स में आता है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। चैप्टर 1 तो स्ट्रेस के रिलेटेड ही है, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी जो हमारे टीचर ने हमें दी थी, तो मैंने कहा ये तुम लोगों को भी दे दूं। सही है, तो पॉइंट लोड क्या होता है? लोड अप्लाइड टू अ सिंगल स्पेसिफिक पॉइंट ऑन अ स्ट्रक्चरल मेंबर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंसनट्रेटेड लोड। अब ये देखो, ये भी कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है। ठीक है, इस पे किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे मैंने एक लोड लगा दिया। ठीक है, तो वो कहलाएगा क्या? पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। समझ गए? अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये स्टैटिक्स में हमने इससे बहुत खेला था, तुम लोगों ने भी खेला होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अभी मैं तस्वीर दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। समझ गए? अब ये पढ़ भी लो थोड़ा। Uniformly distributed load is distributed or spread across the whole region of the load, across the whole region of an element like beam। Uniformly distributed load क्या होता है? is distributed or spread across the whole region, whole region पे हो रहा है, whole region पे हो रहा है of an element like beam। ठीक है, the magnitude of the load remains uniform throughout the element। अच्छा जी, ये वो लोड होता है, सही है बच्चों, कि ना क्या होता है इसमें, कोई भी बीम ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग लगा दो, तो वो कहलाएगा यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब हर एक पॉइंट पे ना, जहाँ भी ये लोड लग रहा होगा, जितने जितने डिस्टेंस है, सब पे सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा होगा। सही है, इसलिए इसका नाम है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रुक जाओ एक मिनट, आ जाओ। वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, नाम से ही समझ में आ रहा है। लोड हुज मैग्नीट्यूड वेरीज अलॉन्ग द लोडिंग लेंथ विद द कांस्टेंट रेट इज नोन एज VDL। समझ गए? लोड हुज मैग्नीट्यूड वेरीज अलॉन्ग दी लोडिंग लेंथ, या इसको कोई भी जिस पे स्ट्रक्चर पे, किसी भी चीज़ पे, कंपोनेंट पे आप लगा रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड मतलब लोड का वेरी होता जा रहा है अलॉन्ग दी लेंथ, स्ट्रक्चरल लेंथ, जो भी मेंबर की लेंथ पे, किसी भी चीज़ पे, विद अ कांस्टेंट रेट, तो ये कहलाता है वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, अब मोमेंट, ये हम 9वीं 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है मोमेंट, टॉर्क, एक ही चीज़ है। ठीक है, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू कॉज अ बॉडी टू रोटेट अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस। समझ गए?
ये मैं समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्या कि ना, आप स्पैनर पाना लो, ठीक है। आप क्या करते हो, नट को जब कसते हो, टाइट करते हो, क्या करते हो, टाइट करते हो, तो फिर क्या करते हो, उसको एक स्पेसिफिक एक्सिस के गिर्द घुमा रहे होते हो ना। तो ये वही बात लिखी हुई, रोटेट करते हो जब टाइट करते हो या ओपन करते हो, ठीक है। ये बड़ी अच्छी मिसाल है, मेरे फर्स्ट ईयर के सर ने दी थी। असल में ना, हम रियल लाइफ की एग्जांपल से सोचते नहीं, हम बिल्कुल मतलब डेफिनेशन में ही रट्टा मार लेते हैं। अच्छा, जो इंजीनियरिंग और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड 9 मैट्रिक में फ़र्क है ना, वो फ़र्क मतलब आपको अगर महसूस हो जाए तो, कि रियल लाइफ एग्जांपल से जब भी सोचोगे ना तुम्हें आसानी होगी। क्योंकि ना डेफिनेशन ये जो भी हैं थोड़ा सा मुश्किल लगती हैं। जब भी सोचता था ना, तो ये करता था कि ना रियल लाइफ एग्जांपल वाकई में एक मतलब अज्यूम हो जाए, तो फिर इसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता था। तो वही मैं तुम लोगों में भी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ थ्रू दिस एजुकेशन, थ्रू दिस थ्योरी, ठीक है। हर चीज़ को रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट किया करो, तो थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। सही है। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस, नॉर्मल फोर्स, ये तुम लोगों को भी पता है, जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द एरिया, किसी भी चीज़ पे एरिया। इट इज़ डेवलप व्हेन एवर एक्सटर्नल लोड्स टेंड टू पुश और पुल टू सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी। सही। ये तुम लोग नहीं समझ आ रहा होगा, एक मिनट ज़रा रुको। एक हाथ मेरा वीडियो बना रहा है, इसलिए ज़रा सा समझ लेना। अच्छा, इसको मैं अगर यूं करके खींचूं, ठीक है, तो इसका ये एरिया ले लो, ये है इसका एरिया, ठीक है। मैं इसको यूं करके खींच रहा था, इसको यूं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे रख दो, यूं करके खींच रहा था, तो इसका जो ये सरफेस एरिया है, इसके मैं जब यहाँ पे यूं करूँगा, यूं करके खींचूंगा, तो इसके परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि देखो इसका एरिया जो है बिल्कुल, चलो देखो हॉरिजॉन्टल सही है, सही है। तो इसका यूँ करके खींचूंगा तो इसके परपेंडिकुलर ये लगेगा, तो ये नॉर्मल फोर्स कहलाई, ठीक है। तो पुश और पुल, समझ गए? चलो भाई, समझ गए होगे तुम लोग इंशाल्लाह। अब मैं कहाँ था? नहीं, स्ट्रेस तो नहीं आया अभी, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी नहीं आया अभी। मैं कहाँ हूँ? यहाँ हूँ। शेयर फोर्स, आ जाओ बच्चों। शेयर फोर्स लाइज इन द प्लेन ऑफ द एरिया, ओके, and it is developed when the external loads tend to cause the two segments of the body to slide over one another. यही पेन ले लो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको ना यूं, ये देखो यूं कर रहा हूँ इसको, मतलब दूसरा हाथ मेरा अभी बिजी है ना वीडियो बनाने में, तो समझ लो मेरा एक हाथ यूं जा रहा है, एक हाथ यूं जा रहा है। अभी भी नहीं समझ आई यार, कैसे समझाऊँ? इधर आओ, ये देखो, ये पूरा प्लेन है, इस यहाँ से यहाँ से यहाँ तक देखो, ये पूरा प्लेन है, सही है। रेक्टेंगल सा या स्क्वायर सा, रेक्टेंगल सा ज़्यादा लग रहा है। अच्छा जी, अब शेयर फोर्स तुम लोगों को समझानी है। शेयर फोर्स मैं ऐसे समझाऊँ कि ना, देखो ये जो ये है बिल्कुल जैसे मेरा जो थंब है ना, थंब को देख लोगे तो तुम ये नॉर्मल फोर्स कहोगे, यहाँ लग रही है, ठीक है। अब शेयर फोर्स कहाँ लगेगी? पैरेलल टू द प्लेन। ये है प्लेन पूरा ना, ये ले लो प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन, यूं या यूं, ठीक है। तो ये इस तरह लगेगी, सही है, प्लेन के पैरेलल लगेगी हमेशा, ये याद रखो। अब आ जाओ दूसरी बात पे, ये मैंने सही तरह समझाई है,